students, welcome to Pile classes. So in this lecture we will see the last portion of the solutions remaining. ठीक है. So in the previous lectures जो थे मैं फटाफट रिकेप कर देता हूँ. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हमने देखा बेटा. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, जो सॉल्यूशन पे डिपेंड करती है. देन आफ्टर क्या हमने मेनली किया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास में, उसमें हमने वेपर प्रेशर से शुरुआत की. इससे पहले मैंने वॉन्ट ऑफ फैक्टर बता दिया था आपको. जैसा कि आपको पता है, मैंने बोला था वॉन्ट ऑफ फैक्टर को हम सब जगह से मिक्स करते चलेंगे, इसलिए मैंने वो पहले ही डिस्कस कर लिया ताकि बार बार हमें प्रॉब्लम ना आए. गुड. सो वॉन्ट ऑफ फैक्टर किया. इवन मैंने आपको फॉर्मूले डिराइव करके बताया एसोसिएशन और डिसोसिएशन का, तो वो डेरिवेशन हमने कर लिया था. आपको रिमेंबर होगा, नहीं रिमेंबर है तो पुराना वीडियो लेक्चर जरूर देख लीजिए. आफ्टर दैट हमने क्या किया, एसोसिएशन डिसोसिएशन के बाद हमने वेपर प्रेशर स्टडी किया, RLVP देखा हमने. RLVP के बाद में हम दो प्रॉपर्टी और देख चुके हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ये सारी प्रॉपर्टीज हम देख के आ चुके हैं. क्या होती है, इनके फॉर्मूले क्या है, कैसे फाइंड किया जाता है और कैसे इनका फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यदि चाहिए तो अभी आप क्या कीजिए, पुरानी वीडियो लिस्ट अवेलेबल है, वहां से जाके जरूर देख लीजिए फटाफट से. और जब देख लोगे ना तो बहुत अच्छा समझ आ जाएगा और सॉल्यूशन बहुत पक्का हो जाएगा. बिलीव मी, वीडियो लेक्चर्स के साथ सॉल्यूशन इतना कंट्रोल में आ जाएगा कि बस फटाफट बस फिर NCERT के प्रॉब्लम सॉल्व कर लो. एक बार NCERT प्रॉब्लम्स हो गई तो वी आर गुड, वी आर वेरी गुड सिचुएशन. तो मजा आ जाने वाला है बिल्कुल, मतलब डर भाग जाएगा, बिल्कुल दूर हो जाएगा डर, है ना. इतना कर लेंगे आप, आई होप इतना तो कर ही लेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आज की शुरुआत करते हैं. एक एग्जाम्पल से देखते हैं. देखें फटाफट बच्चों, हमें दिया हुआ है फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन containing 0.5 to 0 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व्ड इन 80.2 ग्राम ऑफ वाटर. KF और KB दिया है. तो देखो पहले हम बॉइलिंग पॉइंट का कर ले. सो डेल्टा TB होता है KB मल्टीप्लाई बाई मोललिटी. तो क्वेश्चन क्या बचा, देखो दोनों केस के लिए मोललिटी तो निकालनी पड़ेगी, तो हम मोललिटी को अलग से निकाल लेते हैं. ठीक है. सो मोललिटी देखिए फटाफट से बेटा जी, क्या हो जाएगा, मोललिटी हो जाती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट. ठीक है. तो सोलवेंट का वेट पता है 80.2 ग्राम, किलोग्राम में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो अपार्ट है. मोल्स कैसे निकाले, तो बेटा जी मोल्स आ जाएंगे 0.520. ये मास है, मास डिवाइड बाई मोलर मास. किसका मोलर मास, ग्लूकोज का. कितना होता है 72, 96 और 12. फटाफट से इनको कैलकुलेट करो, देखो तो आंसर आएगा 180 आ जाएगा ना. हाँ ठीक है. सो 180 आंसर आ जाएगा इसका. ओके. सो 180 से डिवाइड कर दिया बेटा. वो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मल्टीप्लाई बाई 80.2 मल्टीप्लाई बाई 1000. तो ये वैल्यू इसको सॉल्व करके जो भी कुछ आएगा दैट विल बी आवर मोललिटी. अब मैं देखो पूरा सॉल्व नहीं कर रहा बेटा, इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो m है. अब आपको क्या करना है, मैं तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि देखो एग्जाम्स में बेटा कैलकुलेशन गंदी आती है. NCERT के क्वेश्चंस है ही ऐसे जिनमें कैलकुलेशन बहुत बेकार सी होती है. आपको करना है वो बात अलग है. सिंस हम यहाँ पे ज्यादा टाइम न लगाए इस पे, इसलिए मैं इसके बाद कंसेप्ट समझा के आपको इसको लीव कर रहा हूँ. तो आप मोललिटी फाइंड कर लेंगे यहाँ से. जैसे ही मोललिटी की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी मोललिटी की, वो मोललिटी की वैल्यू आ गई, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे. डेल्टा TB क्या होता है भाई, डेल्टा TB होता है, याद करो, सॉल्यूशन का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता था, तो मैं लिखूंगा TB माइनस TB नोट इक्वल टू आ जाएगा, ये KB की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 0.52 मल्टीप्लाई बाई m. तो जो भी ये m आएगा यहाँ से उसको यहाँ रख दोगे आप. सो देखिए हमें फाइंड करना है बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो TB निकालना है, दैट इज इक्वल टू, आप देखेंगे TB नॉट बॉइलिंग पॉइंट होता है. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है भाई, 373. सो 373 आप लेंगे तो देखोगे कि 373 प्लस ये फैक्टर, बस इसको फाइंड करके आप यहाँ पुट कर देना तो आंसर आ जाएगा. आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे करेंगे. कंसेप्ट पकड़ में आना बहुत जरूरी होता है. ध्यान दो, सिंपल सी बात है, कुछ भी करने जाते हो तो जो बेसिक चीजें है वो आपकी क्लियर है तो आप बहुत अच्छा कर पाते हो. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है,
कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन को कैसा भी हो आप कर पाओगे उससे, और वहीं पे यदि लूप होल्स है तो प्रॉब्लम होगी। तो कंसेप्ट क्लियर कैसे होगा? कंसेप्ट क्लियर होगा बहुत अच्छे से करने से, चीज़ों को अच्छे से पढ़ने से और अच्छे से समझ में आने से। समझ में आना इज द मोर इम्पोर्टेंट की। आपको नहीं आ रहा समझ में तो वापस एक बार देखिए, क्वेश्चन पूछिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या हमें नहीं आ रहा है, मैं क्या और एक्स्ट्रा प्रोवाइड करूँ जिससे और अच्छा समझ में आएगा। योर फीडबैक इज वेरी वैल्यूएबल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फटाफट, इसी तरह बेटा ये हो जाएगा। अब तो कर लेंगे हम के डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम यहां से निकलेगा, के एफ की वैल्यू बेटा गिवन है हमें। अब बट डेल्टा टी एफ को क्या लिखूंगा, ध्यान दो, डेल्टा टी एफ को मैं लिखूंगा टी एफ माइनस टी एफ नोट, ठीक है। वो आएगा ये वैल्यू, यहां से टी एफ नोट जो आ जाएगा वो आ जाएगा टी एफ माइनस के एफ बी। अच्छा टी एफ क्या है, वाटर का, तो वाटर मतलब सॉल्वेंट का, सॉरी मैंने क्या कुछ गड़बड़ कर दी, हाँ बेटा ये गलत लिख दिया, देखो फटाफट से, टी एफ नॉट माइनस टी एफ आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो सॉल्यूशन का जो होता है वो कम होता है सॉल्वेंट से, तो यहाँ से टी एफ जो आ जाएगा बेटा, यहाँ से मैं इस लाइन को इरेज ही कर देता हूँ क्लियरिटी के लिए। देखिए फटाफट बच्चों, ठीक है, इसको हटा दिया हमने। सो टी एफ नॉट माइनस टी एफ, और यहाँ से देख लेते हैं इक्वल टू के एफ एम, तो टी एफ निकालना है हमें, तो टी एफ आ जाएगा टी एफ नॉट माइनस के एफ एम, और टी एफ नॉट की वैल्यू है 273, ठीक है। सो बेटा सोल्व करके आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, डरने की जरूरत नहीं है। बिलीव मी, ये जो मोललिटी यहाँ निकाली आपको समझ आया होगा कैसे निकाला, बस इसको सोल्व करके आपको फाइंड कर लेना है कितना आ रहा है, ठीक है। और कोशिश करें बेटे कैलकुलेशन विदाउट आप कैलकुलेटर करें, अप्रोक्सीमेशन के साथ करें, ताकि हम लगभग आंसर सही निकाल पाए। आपका कंसेप्ट सही होता है और अप्रोक्सीमेट आंसर सही होता है तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपके इस चीज के नंबर काट दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। बट ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें ऑस्मोसिस को समझना बहुत जरूरी है, तो आइए शुरुआत करते हैं ऑस्मोसिस को समझने की। सो ऑस्मोसिस क्या है हमारे पास में, बताओ बेटा जी। ऑस्मोसिस आपने सुना होगा, आपको याद है जब ये आरओ वगैरह लगते हैं घर में तो कई बार बोलते हैं अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करते हैं ये, है ना। नहीं भी रिमेंबर होता आपको, सब समझ में आएगा थोड़ी देर में। सो ऑस्मोसिस है क्या, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ पहले, उससे समझेंगे सभी बच्चे। मान लो एक ऐसा कंटेनर टाइप से था बेटा जी, ठीक है, और इसके बीच में हमने एक लेयर लगा दी, ऐसी एक लेयर थी यहाँ पे बीच में। इस लेयर को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एसपीएम, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कुछ ही लेयर थी, यहाँ पे एसपीएम, इस तरफ था मेरे पास में, देखना क्या है, प्योर सॉल्यूशन था इस तरफ, ठीक है। ये इस साइड हमारे पास है बेटा सॉल्यूशन, और ये जो साइड है इस साइड हमारे पास है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है ना, कुछ मिक्स नहीं है। और इस तरफ मान लो कि हमने एक अरेंजमेंट भी लगा रखा है कि जिससे हम इसको कंप्रेस या प्रेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ मान लो। अब देखो बेटा क्या होता है, समझे पहले तो एसपीएम क्या है इस पे थोड़ी सी चर्चा कर ले अपन। तो बेटा एसपीएम का फुल फॉर्म होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आप ऊपर देख सकते हैं। काम क्या होता है इसका, ओनली अलाउ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका काम, आप ध्यान में रखेंगे, ओनली अलाउ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास। अरे बेटा जी बताओ, तो सॉल्वेंट केवल पास कर सकता है इससे। अब समझने की बात है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, ध्यान दो। तो यहाँ एक तरफ सॉल्यूशन, इस तरफ ये कंटेनर, यहाँ सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्वेंट, बताओ कौन किधर भागेगा। आप साफ देख सकते हैं कि सॉल्वेंट इधर से होके इधर ट्रांसफर होगा, क्योंकि एसपीएम तो केवल सॉल्वेंट को अलाउ करती है, सॉल्यूशन इधर आ नहीं पाएगा, तो कौन केवल जाएगा, सॉल्वेंट इधर जाएगा। बढ़िया बात जी, तो इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर जाना शुरू करेंगे, बहुत अच्छी बात, वाह भाई अच्छी बात है, मजा भी आया जान के। सो समझिए क्या है, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू अ मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ध्यान से समझे बेटा, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट, क्या बोल रहे हैं कि नेट फ्लो, सिंपल भाषा में तो आप ऑस्मोसिस को ये बोल सकते हो बेटा विदाउट एनी डाउट, क्या
कि नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। ध्यान दें, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। और यही फिनोमिना जो सेकंड डेफिनेशन है उसमें यह है कि जनरली फ्लो किधर होता है, मोर कंसंट्रेटेड, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। बेटा हमेशा फ्लो ये ट्राई करता है कि कंसंट्रेशन सेम हो जाए। अब कंसंट्रेशन सेम करनी है तो क्या लेस कंसंट्रेशन से मोर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। तो मोर लेस कंसंट्रेशन से मोर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होगा, सो दैट इज दी हमारा ऑस्मोसिस। और जनरली सॉल्वेंट पार्टिकल्स केवल फ्लो कर पाए तो उसे हम बोल देते हैं ऑस्मोसिस। आई होप आपको समझ आ गया, डायग्राम भी समझ आया सबको, तो इस तरह का है। अब देखो आपको बताता हूं मैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो बेटा ध्यान दो, इधर से पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, हमने इस तरफ प्रेशर लगाना शुरू किया, फोर्स लगाना शुरू किया लेट से। तो कितना प्रेशर लगाए कि इन पार्टिकल्स का फ्लो जस्ट रुक जाए? ध्यान दो, इधर से भाग रहा था, बिल्कुल। अब हम बोल रहे हैं कि कितना इधर जोर लगाए, प्रेशर लगाए कि ये फ्लो रुक जाए, ठीक है। सो इस फ्लो को रोकने के लिए जितना प्रेशर, यहां से पार्टिकल्स के फ्लो को स्टॉप करने के लिए जितना प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, दैट प्रेशर इज टर्म्ड एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान से समझे, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द ऑस्मोसिस या फिर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। क्या मैं बोल सकता हूं? मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। वाह भाई, बढ़िया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर में बी डिफाइंड एज द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन साइड टू जस्ट प्रिवेंट passage of pure solvent it when two are separated by a semi permeable membrane। मैं शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन और बता देता हूं आपको। सिंपली आप ये क्या याद रख सकते हैं, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। प्रेशर रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट ऑस्मोसिस, टू जस्ट प्रिवेंट ऑस्मोसिस। यहां पे एक वर्ड और कर लेंगे, प्रेशर रिक्वायर्ड एट सॉल्यूशन साइड, ठीक है। सॉल्यूशन साइड पे प्रेशर कितना रहिए ताकि हम जस्ट ऑस्मोसिस को रोक दें। जैसे ही ऑस्मोसिस रुक गया, उस प्रेशर को, जितने प्रेशर पे पार्टिकल्स इधर जाना रुक गए, बेटा देखो होगा क्या। लेट अस से कि पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं, जोर लगाया पार्टिकल्स कम जाना शुरू हुए, और जोर लगाया पार्टिकल्स और कम जाना शुरू हुए, कंप्रेस किए जा रहे हो आप पार्टिकल्स को, जगह ही नहीं बची इधर पार्टिकल के आने की, तो कहां से आ जाएगा। तो जगह कम करते 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 पार्टिकल्स का इधर जाना बिल्कुल मुश्किल कर दिया। ऐसे इंस्टेंट पे वो प्रेशर जब पार्टिकल्स का इधर जाना बिल्कुल रुक गया, दैट इज टर्म्ड एज दी वे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। आई कि नहीं ये बात समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात, आगे देखो फटाफट से। The osmotic pressure is a colligative property. It depends on the number of particles of solute present in the solution and not on their nature। तो ध्यान दो, osmotic pressure कैसी प्रॉपर्टी पाई गई? सोल्यूट की प्रॉपर्टी पाई गई। बहुत अच्छी बात है। एट अ गिवन टेम्परेचर T, ऑस्मोटिक प्रेशर को बेटा पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। पाई जो सिंबल होता है उससे ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट किया जाता है। सो एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, pi of dilute solution is experimentally found to be proportional to the concentration of solution in moles per liter। तो concentration पे डिपेंड कर रहा है, तो colligative property हो गया। सो pi का फॉर्मूला आता है बेटा CRT, where C is the concentration, R is the universal gas constant, ठीक है। आपको ये सब बातें पता होगी ही। R हमारा गैस कांस्टेंट हो गया, ठीक है। C, R और T क्या टेम्परेचर हो जाएगा, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या हो जाएगा? ICRT। मैंने आपको सिखाया है, जब भी इलेक्ट्रोलाइट आए सोल्यूट के साथ में I ऐड हो जाता है हमारा, ठीक है, सोल्यूट की टर्म्स के साथ। सो यहाँ से I ऐड हो जाएगा तो काफी आसानी से हम काम कर पाएंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? आई होप सबको क्लियरिटी से समझ आ गया होगा। क्या क्या ध्यान रखना है? व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, और व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो ऑस्मोसिस क्या हो गया? सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ फ्लो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ? सॉल्यूशन पे कितना जोर लगाए ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। और तीसरा क्या आ जाता है हमारे पास में?
एक्चुअल में हाँ एसपीएम क्या है, जो केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स को फ्लो करने दे। और फॉर्मूला क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इक्वल टू CRT। बहुत प्यारा, बहुत सिंपल फॉर्मूला। अब देखो टाइप्स की बात करें तो अगेन मैं एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, ताकि और थोड़ी अच्छी क्लियरिटी आएगी हमें। मान लो बेटा आपके बार हमने दो सॉल्यूशन लिए हैं, ऐसे कुछ ट्यूब्स टाइप से है और यहाँ पे एसपीएम लगी हुई है। दिस इज ओवर एसपीएम नाउ। इधर सॉल्यूशन 1 है एक तरफ है सॉल्यूशन 2। ध्यान से देखे बेटा ये डायग्राम्स को, ये सॉल्यूशन 1 मान लिया हमने और ये इस तरफ हो गया हमारे पास में सॉल्यूशन 2। बहुत अच्छी बात। अब देखो इसकी कंसंट्रेशन मान लो इधर का प्रेशर है पाई 1, इधर का ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 2। दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर्स पता है हमें, तो हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। यदि पाई 1 इक्वल टू पाई 2 तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है आइसोटोनिक। मतलब दो सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो, उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं बेटा जी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। यहाँ पे हमारे सामने जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि यदि दोनों का प्रेशर इक्वल है तो नो नेट फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स का कोई भी फ्लो नहीं होता है। तो पार्टिकल्स का नेट फ्लो क्या रहेगा, जीरो के इक्वल रहेगा। आया समझ कि यदि हमारे पास में क्या है कि पार्टिकल्स का नेट फ्लो नहीं हो रहा, तो वो सिचुएशन है कि दो सॉल्यूशन एसपीएम से सेपरेटेड और पार्टिकल्स फ्लो नहीं कर रहे हैं, तो कैसे सॉल्यूशन है, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। या दूसरी बात, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल्स फ्लो नहीं करेंगे और ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। भाई आया नहीं आया समझ में, बहुत प्यारी सी डेफिनेशन। ऐसे ध्यान रखो, डायग्राम याद रखो, बहुत अच्छे से कोई पूछिए तो डायग्राम बना के समझाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से नंबर भी आएंगे हमारे, ठीक है। तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2 होगा तो नो नेट फ्लो ऑफ पार्टिकल और सॉल्यूशन कैसा होगा, आइसोटोनिक। अब देखो दो तरह के और होते हैं हमारे पास में, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होता है बेटा, हम सिंपली बोलते हैं कि यदि इफ पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, यदि ऐसा है तो हम बोलते हैं सॉल्यूशन 1 इज हाइपरटोनिक विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन 2। ठीक है, सॉल्यूशन 1 जो है वो हाइपरटोनिक है सॉल्यूशन 2 के रेस्पेक्ट में। ध्यान दिए, रेस्पेक्टिव टर्म्स है। कोई दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है मतलब उन दोनों का आपस में, कोई एक हाइपरटोनिक है तो दूसरे से, ठीक है, आपस में रेस्पेक्टिव टर्म्स है ये, ठीक है। सो पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2 मीन सॉल्यूशन 1 इज हाइपरटोनिक विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन 2। तो पार्टिकल्स का फ्लो कहाँ होगा, पार्टिकल्स का फ्लो हो जाएगा, पार्टिकल्स फ्लो 1 to 2 साइड, सॉल्यूशन 1 to सॉल्यूशन 2 साइड। आया नहीं आया समझ आपको, बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए बेटा, प्यारा सा कंसेप्ट है। क्या सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा कब, पाई 1 जब ग्रेटर देन होगा पाई 2। तो बताओ हाइपोटोनिक आप खुद कर लोगे, मैं जब ऐसे लिख दूं, मान लो पाई 1 लेस देन पाई 2, यदि ऐसा है तो हम बोलते हैं सॉल्यूशन, कैसे बोलेंगे, 1 इज हाइपोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन 2। अच्छा, क्या यहाँ भी हाइपोटोनिक बोल सकता हूँ मैं, बिल्कुल बोल सकता हूँ। इस केस के लिए क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन 2 इज हाइपोटोनिक विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन 1। यहाँ सॉल्यूशन 1 यदि ऐसा है तो सॉल्यूशन 1 इज हाइपरटोनिक विद रेस्पेक्ट टू, बाकी फ्लो किधर होगा फिर, 2 to 1, ये फ्लो होगा हमारा। आया समझ आपको, आई होप बेसिक समझ आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हमें, ठीक है। तो बेटा हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक आपको समझ में आ ही गया होगा, काफी बेसिक कंसेप्ट है। सॉल्यूशन 1 हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक आप आराम से बता सकते हैं। सो काफी बेसिक से हम बात कर रहे हैं, काफी बेसिक तरीके से सब कुछ हैंडल करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, कोई भी डाउट हो तो आपको पूछना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। नेक्स्ट देखो बच्चों, हम एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल करना जरूरी हो जाता है। चलिए, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट 2.175 gram of which when added to 39 gram of benzene decrease the vapor pressure of benzene by 40 mm Hg। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा डेटा कमी है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन आप ले ले 600 mm, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा, ये रिलेटिव लोअरिंग आरएलवीपी का एग्जांपल है।
तो अब देखो बेटा इसको करने का तरीका क्या, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, वही हमारे पास में क्या आ जाता है, डेल्टा सॉरी पी। अब रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। सो वी आई विल राइट सॉल्यूशन को सॉल्वेंट माइनस पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स सोल्यूट, ये होता था हमारे पास में। तो एक्स सोल्यूट के लिए हम लिखेंगे बेटा, ध्यान दो, एन सोल्यूट अपॉन एन सोल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। अब यहां देखें बेटा कि 2.175 ग्राम एक सोल्यूट है हमारा, तो सोल्यूट के मोल्स बहुत कम होने वाले हैं बेंजीन के कंपेयर में, तो हम क्या ले लेते हैं, सिंस एन सोल्यूट, ऐसे क्वेश्चंस में हमें बहुत बार ये मानना ही पड़ेगा, एन सोल्यूट इज वेरी वेरी लेस देन एन सॉल्वेंट। तो इस केस में बेटा जी हम क्या बोल देंगे, सिंस की सोल्यूट बहुत कम है सॉल्वेंट से, तो फटाफट से देखो हमने इसको नेग्लेक्ट कर देंगे इसके रिस्पेक्ट में। सो हमारी वैल्यूज पुट कर दो, रिलेटिव लोअरिंग का 40 डिवाइड बाई पी नॉट कितना हो जाएगा, पी नॉट है हमारा किसका, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। सो हमारे पास में ये कम हो जाता है, एक सेकेंड, डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन बाई 40 mmHg, तो ठीक है वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन ले लेते हैं यहाँ पे हम। सो फटाफट से वैल्यू रखिए इसकी, तो यहाँ से बेटा इसकी वैल्यू 640 हम लेंगे तो शायद आंसर बैठेगा, एक बार करके देख लेते हैं ना, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, हम कोशिश करते हैं। सो यदि 600 इसको ले रहा हूँ मैं, सो एक्स सोल्यूट आ जाएगा एन सोल्यूट 2.175 ओके डिवाइड बाई एम, वो हम निकालेंगे, इसका एन सोल्यूट लिख दिया ये हमने, और एन सॉल्वेंट कैसे लिखूंगा 39, और बेंजीन का मोलर मास, बेंजीन का मोलर मास होता है 78। तो बेटा यहाँ से m वेरिएबल है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। अब ध्यान दो बेटा, आंसर यदि थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो ये जो बेंजीन का वेपर प्रेशर है वो आप कितना ले लेना, 640 लेके ट्राई करना, ठीक है, फिर आंसर पक्का आ जाएगा। तो थोड़ा सा इश्यू है क्वेश्चन में, ये डेटा मिस हो गया है। सो जहाँ तक मुझे रिमेंबर बेटा इधर 640 इसकी वैल्यू है, 600 है ना। सो आप वैल्यू पुट करके देखें, कंसेप्ट समझना है क्या कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में कितना हो गया 40, सो ये 40 आंसर है। तो पी नॉट यदि हमने 600 लिया तो 600 आ जाएगा, तो ये बात का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रख के हम वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब आप पूछेंगे कि इसको नेग्लेक्ट क्यों किया, तो इसको नेग्लेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि हमारे पास में कोई भी हमारे इसकी वैल्यू बहुत कम हो और इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। मोस्टली आप देखेंगे RLVP के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा ऐसी टर्म्स को, तो बहुत बेसिक है, हम जनरली नेग्लेक्ट करके सॉल्व करते हैं इसको। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा होगा हम जो भी कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक कर रहे हैं, फॉर्मूला एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है, पता है टफ तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ध्यान दिया जाए तो आप ध्यान से करेंगे तो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको चाहूंगा कि आप ट्राई करें। बेटा ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लो मैंने एग्जांपल के ले लिया 0.1 मोलर, ध्यान से देखें, मान लो H2SO4 ले लिया मैंने, लेट से 0.1 मोलर, ठीक है, H2SO4 की जगह बेटा इसको ऐसे कर लो BaSO4, 0.1 मोलर AlCl3 ले लिया, 0.2 मोलर मान लो हमने ले लिया, 0.1 ही चलने दो ना, देखते हैं, 0.1 मोलर BaCl2 और 0.1 मोलर क्या ले लिया हमने, ग्लूकोज ले लो C6H12O6। आपसे कई बार पूछा जाता है कि इनको ऑस्मोटिक प्रेशर के ऑर्डर में जमाओ, ऐसे क्वेश्चंस बहुत फेमस है कि इन सबको इनके ऑस्मोटिक प्रेशर्स के ऑर्डर में अरेंज करो। तो बेटा ध्यान दो यहाँ पे फंसते कहाँ है, आपको लगता है R और T सेम है इनके लिए, ठीक है, R T सेम दिया गया है क्वेश्चन में, आपको क्या लगेगा यहाँ पे कि बेटा जी ये जो है सबकी कंसंट्रेशन सेम है, तो पाई का फॉर्मूला CRT बच्चे याद रखेंगे, तो इससे लगेगा कि सबका आंसर सेम आएगा, बट नहीं, ध्यान से देखोगे तो बेटा जी सब इलेक्ट्रोलाइट्स है, और इलेक्ट्रोलाइट से तो पिक्चर में आएगा I, आएगा कि नहीं आएगा, तो I पिक्चर में आएगा, मतलब कितना डिसोसिएशन हो रहा है। और आपको याद होगा इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए I = N होता था, तो ये कितनों में टूटेगा, BaSO4 2 में टूटेगा, ये कितने में टूटेगा, AlCl3 4 में टूटेगा, ये कितने में टूटेगा, बेटा देखो टूटने का मतलब है कैसे टूट रहा है, Ba2+2Cl-, तो ये टूटेगा 3 में, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्रेक्स होंगे सारे, आप ध्यान से देख सकते हैं, तो ब्रेक इस तरह हो जाएगा, तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे किया,
नेक्स्ट देखो ये तो ब्रेक होता ही नहीं है, तो ये 1 ही रहेगा। अब बताओ कैसे होगा, क्या कंसंट्रेशन चेंज हो गई इनकी? बिल्कुल हो गई। तो सबसे ज्यादा पाई आएगा AlCl3 का, उसके बाद में आएगा BaCl2, उसके बाद में आएगा BaSO4, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा ग्लूकोज का। आया समझ नहीं आया? तो बुक में भी ऐसे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है। क्या करोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, क्या वैल्यू है, कैसे करना है, सो आपको क्या करना है, सिंपली उसके कंसंट्रेशन को कंपेयर करना है इलेक्ट्रोलाइट का कंसिडरेशन करते हुए। मान लो यहाँ पे आपको दे देते एसिटिक एसिड वगैरह बेंजीन में, तो वो तो डाइमर बन जाता, तो वो और भी कम हो जाता, सबसे कम हो जाता वो। आया समझ? चलो बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखना ध्यान से क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एसिटिक एसिड CH3COOH एसोसिएट्स, वो क्वेश्चन आ गया देखो, बेंजीन में एसोसिएट करता है मतलब जुड़ता है आपस में, टू फॉर्म डबल मॉलिक्यूल्स। तो डबल मॉलिक्यूल्स बनाता है, तो याद करो एसोसिएशन के लिए हमने वन ऑफ फैक्टर निकाला था I इक्वल टू, याद है सब बच्चों को, क्या 1 प्लस बीटा 1/m-1। आई होप सबको रिमेंबर होगा ये B1 प्लस बीटा, वेयर बीटा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, 1/m-1। चलो बढ़िया। 1.6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड व्हेन डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन रेज्ड द बॉइलिंग पॉइंट बाय 0.35 K। सो बेटा फॉर्मूला याद करो, डेल्टा TB इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई KB मल्टीप्लाई बाई M, ठीक है। सो हमें मेन तो क्या निकालना है, m निकालना है। तो m कैसे निकालेंगे बेटा जी, m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, मोल्स ऑफ सोल्यूट तो 1.6 ग्राम है, मास एसिटिक एसिड का मोलर मास निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, ये बेटा देखो 32 प्लस 24, ठीक है। ध्यान से देखेंगे 32 किसका हो गया, ऑक्सीजन का, 32 प्लस 4 और 36 और 24 60, सो 60 आ गया, डिवाइड बाई इसका मास 100 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये आ गई मोलरिटी। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, देखिए 2 से 2 तो आंसर आ रहा है 1.6/6, ठीक है, मोलरिटी का। बस यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो बेटा 0.35 इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई KB हमें दिया हुआ है 2.57 मल्टीप्लाई बाई, इसको मैं लिख रहा हूँ बेटा 16/60। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से I इक्वल टू आ जाएगा, ध्यान से देखो, इसको मैं 35 कर ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 2.57 मल्टीप्लाई बाई 60। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। कैसे सॉल्व करेंगे, एक से तो एक जीरो को हटा दो यहाँ पे, ठीक है। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेटली करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बचा 6 बचा है यहाँ पे, तो फटाफट देखे कैसे सॉल्व करे, 2 से कट कर दे, 2 3 जा 2 8। अब 8 से मैं अप्रोक्सीमेशन लूँ तो कैसे कट कर सकते, 4 से कट करो, 4 2 जा 4 9 ले लो इसको, सो 9 3 जा 27 डिवाइड बाई 25 टू 5 के आसपास जाता है। सो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू बेटा जो आ जाती है लगभग, वो आ जाने वाली है आपकी 0.5253 के आसपास, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 0.5253 के आसपास आ जाएगा। आप लगभग आइडिया से कर रहा हूं मैं, तो लगभग इतना कितना चला जाएगा, ये इसके आसपास चला जाएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, गुड, क्योंकि 6 से थोड़ा सा कम आ रहा है, ये 6 से थोड़ा सा कम आ रहा है, तो 5 से थोड़ा सा वो आ जाएगा, 5 के आसपास आएगा, 25, तो 5 से थोड़ा ज़्यादा, तो इतना आ रहा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लिखा। और आपको पता है आई का ये फॉर्मूला यूज कर लो, अब 1 प्लस बीटा, हमें पूछा क्या जा रहा है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो बीटा निकालना है। 1/m कितना है, 1/2 - 1 इक्वल टू 0.53। तो फटाक से देखो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 1 माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0.53, इसको उधर ले जाएंगे तो 0.47 इक्वल टू बीटा बाई 2, तो यहाँ से बीटा देखो अप्रोक्सीमेटली आ गया 0.94, ठीक है, आया समझ में। और यदि 0.52 होता तो आंसर आता हमारे पास में कितना, 0.96 के आसपास आ जाता है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट की कैसे कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। तो इस तरह से हम बीटा फाइंड कर सकते हैं। बाकी आप ये मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है, अब तो सॉल्यूशन पे है, आप इसको सॉल्व करके जो भी एग्जैक्ट वैल्यू जाती है वो रख के फाइनल आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो बेसिक कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गया होगा, काफी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ध्यान रखिए जब भी कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है जेईई वगैरह,
तो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन जब भी कभी आए तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली कंसंट्रेशन कंपेयर करनी है विद द हेल्प ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। यदि डिसोसिएशन कर रहा है तो उसको कंसीडर करना है, एसोसिएशन कर रहा है तो उसको कंसीडर करना है। इसीलिए मैंने आपको वांट ऑफ फैक्टर पढ़ाया, तब मैंने इवन वांट ऑफ फैक्टर शुरू करने से पहले आपको टोटल कंसंट्रेशन निकालना सिखाया, ताकि आप सब कुछ बहुत अच्छे से बहुत स्मूथली कर पाए। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, और इस तरह से हमारे सॉल्यूशन चैप्टर का दी एंड होता है। आपको अब क्या करना है, आपको आपके एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। वो सॉल्व होने के बाद आपको जो भी डाउट आए वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दे। थैंक्स।